कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे। आज हम आधुनिक भारत के संदर्भ में इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि आखिर ये टॉपिक को चुना क्यों गया है? तो इसलिए चुना गया है क्योंकि आधुनिक भारत को समझने के लिए बिना इतिहासकारों के मतों को जाने बगैर हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इतिहास लिखने वालों ने क्या सोचकर इतिहास लिखा, उनका क्या उद्देश्य रहा, किसको समर्थन करना, किसका विरोध करना। ये सारी चीज़ें इतिहासकारों के विचारों में दिखता है और उन्हीं विचारों की बात हम विचारधाराओं में करते हैं और उन्हीं विचारधाराओं का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसे इतिहास लेखन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे और आरती हो जाओगे। देश के इतिहास का अंश भर जानोगे जब, देश के इतिहास का अंश भर जानोगे जब, उसी समय तुम सच्चे भारतीय हो जाओगे, उसी समय तुम सच्चे भारतीय हो जाओगे। तो आइए नई शुरुआत के साथ हम नए सत्र को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में इतिहास लेखन के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानें कि इतिहास लेखन आखिर है क्या। तो इतिहासकारों ने इतिहास का अध्ययन किस प्रकार से किया, यही इतिहास लेखन है। आखिर इतिहास लेखन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है इसे पढ़ना? अगर हम इतिहास का तर्क संगत अध्ययन करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कोई स्टेटमेंट जो कहा गया है वो सही है या गलत है, आंशिक सत्य है या पूर्णतः सत्य है। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें कि भारत की विजय में इंग्लैंड की कोई भूमिका नहीं थी, तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे? हमें नहीं लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे। लेकिन किसी ने ये बात कहा, अगर हम इतिहास लेखन का अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो हमें लगेगा कि ये बात सही ही कहा गया है। फिर हम उसका तर्क कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसके विरोध में कैसे करेंगे, इसका खंडन किस प्रकार से करेंगे? इसे जानने के लिए इतिहास लेखन बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए, अगर ये स्टेटमेंट हम लिए हैं तो इसका जवाब भी देते चलते हैं। ये कथन जो है उस साम्राज्यवादी इतिहासकारों का है जिन्होंने कहा कि भारत की विजय में इंग्लैंड की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वे ऐसा कहकर ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी छवि थी उसको छिपाने का प्रयास करना चाहते थे और उनका कहना था कि भारत में जो राजनीतिक अधिकार स्थापित की, राजनीतिक विस्तार स्थापित की है, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, जो एक व्यापारिक कंपनी थी और धीरे धीरे राजनीतिक कार्यों में संलग्न हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वायत्त कंपनी थी, उसके आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार नहीं था। तो फिर इंग्लैंड का क्या दोष है? इंग्लैंड का कोई हस्तक्षेप नहीं है इस भारत की विजय में, ऐसा कहना समाजवादी इतिहासकारों का है। लेकिन हम कहेंगे कि अच्छा, मान लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वायत्त कंपनी थी, लेकिन स्वायत्त का क्या अर्थ होता है? स्वायत्त का अर्थ क्या स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है, निरंकुश होता है? ऐसा नहीं है। स्वायत्त का अर्थ होता है कि आपके ऊपर कोई प्राधिकरण है जो आपको नियंत्रित करती है, नियमित करती है। और वो प्राधिकरण थी इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड की संसद, जो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाती थी, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। ये सब तो लाई ही कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। अगर इंग्लैंड की सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था तो वो ये सब अधिनियम क्यों लाई? और अगर लाई तो इसका भी योगदान है भारत की विजय में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इस तर्क का जान पाते हैं कि आखिर किसने कहा ये तर्क, उसके कहने का पीछे का उद्देश्य क्या था, क्या ये सही है, क्या ये गलत है।
इसे हम तब तक परख नहीं पाएंगे जब तक इतिहास लेखन की हमारी समझ गहरी नहीं होगी। तो आइए इतिहास लेखन को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इतिहास लेखन के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। तो सबसे पहली जो विचारधारा है, अप्रोच है, उपागम है, वो है साम्राज्यवादी उपागम। इसको इम्पीरियल अप्रोच भी कहते हैं। ये क्या करती है? इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में बोलना, उसका समर्थन करना, उसे उत्कृष्ट बताना, उसे सभ्य बताना और भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, साहित्य को निकृष्ट बताना, इसके विरोध में बोलना, इसको असभ्य बताना, बर्बर बताना। तो इसकी जितनी भी बातें कही जाएंगी वो इसी तरह की होगी, जिसमें भारत को हीन बताया जाएगा और ब्रिटिश सरकार को उच्च बताया जाएगा। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो दूसरी विचारधारा आई है वो है राष्ट्रवादी विचारधारा, जो कि हमारे देश के लेखकों ने इसको किया है और वे समाजवादी विचारधारा की बातों का खंडन करते हैं। और इनका जो उद्देश्य है ये बताना कि ब्रिटिश जो है एक शोषक के रूप में भारत में रहा और शोषण किया है, कुछ विकास का कार्य नहीं किया है। तीसरी जो विचारधारा आती है वो है मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सिस्ट अप्रोच। और इनका जो विचार रहा है वो ऐसा रहा है कि ये कहते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश की भूमिका रही है वो सकारात्मक रही है और नकारात्मक भी रही है, मतलब दोनों रही है। ऐसा नहीं है कि केवल शोषण ही शोषण हुआ और ऐसा भी नहीं है कि केवल समाज सुधार ही सुधार हुआ, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है। लेकिन अंततः भारत को आर्थिक लाभ तो नहीं ही हुआ। तो ये मिला जुला रूप जो है मार्क्सिस्ट कहते हैं। उसके बाद एक चौथा जो है उसको बोलते हैं निम्न वर्गीय उपागम या फिर उपाश्रित वर्गवादी उपागम या फिर सबाल्टर्न उपागम। ये क्या कहती है? ये कहती है, इसमें मेन रूप से जोर दिया जाता है सामान्य वर्ग की भूमिका पर। जैसे कि इससे पहले जितने भी इतिहासकार रहे और विचारधाराएं रही, उसमें जो नेतृत्व करने वाले थे वो समाज के अपर वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे। परंतु ये कहता है कि अभिजात वर्ग के अलावा भी समाज में एक वर्ग रहता है जिसे सामान्य वर्ग कहते हैं। उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी, इस पर किसी ने फोकस नहीं किया। और उपाश्रित वर्गवादी, निम्न वर्गीय या फिर सबाल्टर्न अप्रोच वाले विचारक इसी पर फोकस करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज के भारतीय इतिहास में आप देखेंगे किसान आंदोलन का टॉपिक जुड़ा हुआ है, सन्यासी आंदोलन का टॉपिक जुड़ा हुआ है, आदिवासी आंदोलन का जुड़ा हुआ है, जनजातीय आंदोलन का जुड़ा हुआ है, महिला आंदोलन के बारे में जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सबाल्टर्न अप्रोच के आने के बाद ही होंगी। और बिहार लोक सेवा आयोग में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये जो सबाल्टर्न अप्रोच है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए बीपीएससी में। अब हम आगे आते हैं और हम बात करते हैं एक इवेंजेलिकल उपागम है, ठीक है। वो क्या करता है? तो इसका जो स्वरूप है वो धार्मिक सुधारवादी है। और ये किस सिद्धांत पर चलता है? तो एक सिद्धांत है रुडयार्ड किपलिंग्स का, जो आप सभी जानते होंगे, वाइट मेन्स बर्डन थ्योरी। वाइट मेन्स मतलब क्या? श्वेत लोग। बर्डन मतलब क्या? कि बोझ। तो श्वेत लोगों पर ईश्वर ने एक बोझ दिया है। क्या बोझ दिया है? यह बोझ दिया है कि आप लोग इस विश्व के सभ्य इंसान हैं और आपका कर्तव्य है कि जो भी असभ्य है, जैसे एशिया और अफ्रीका में, उनको सभ्य बनाने का दायित्व आप पर दिया गया है। मतलब ईश्वर ने उन्हें उनके कंधे पर यह बोझ दिया है कि आप एशिया और अफ्रीका के असभ्य लोगों को सभ्य बनाएं। और इसी विचारधारा को आधार बनाकर वे भारत पर शासन करते रहे। और मूलतः ये जो विचारधारा प्रचलित है वो ईसाई मिशनरियों के बीच प्रचलित है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे इस इतिहास लेखन की गति और दिशा बढ़ रही है। अब सब मिलाकर एक अप्रोच आता है कि हम किसको माने किसको नहीं माने। तो एक बैलेंस अप्रोच हम तैयार करते हैं, संतुलित उपागम जिसको बोलते हैं। और इसमें प्रमुख लेखक के रूप में विपिन चंद्र जी आते हैं, जिन्होंने कई पुस्तक भी लिखी है आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर, ठीक है, आधुनिक भारत के बाद के इतिहास के ऊपर। तो वो कहते हैं, तो उनका संतुलित उपागम है। तो हम शुरुआत से जब चर्चा करते जाएंगे
तो इसके बारे में हम डिटेल से बता देंगे अंततः एक कंक्लूजन के रूप में। तो अब हम आते हैं प्रथम विचारधारा अप्रोच, जिसको बोलते हैं इम्पेरियलिस्टिक अप्रोच या फिर साम्राज्यवादी उपागम या साम्राज्यवादी विचारधारा। क्या है ये? तो जैसे कि इसका उद्देश्य हमने बता दिया, इसका उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार को उत्कृष्ट बताना और भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता को निकृष्ट बताना। तो इनकी विचारधाराएं भी इसी तरह से रहेगी। तो इसको दो खंडों में बांटकर हमें देखना पड़ेगा। एक विचारक जो परंपरावादी साम्राज्यवादी विचारधारा के हैं, मतलब परंपरागत समाजवादी विचारक है, और एक है नवीन समाजवादी विचारक। परंपरागत साम्राज्यवादी विचारक के जो पोषक हैं, जो इसके समर्थन करने वाले हैं, उसमें कुछ प्रशासक हैं और कुछ लेखक हैं। प्रशासक जो भारत में गवर्नर जनरल रहे हैं, वाइसराय रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, और बाद में कुछ लेखकों ने इसके विकास में और अधिक योगदान दिया, जैसे कूपलैंड, पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर की एक बुक है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हम बताते हैं अभी इसके बारे में आगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्रशासकों ने क्या कहा, उनके वक्तव्यों में कैसे हम समाजवादी विचारधारा को पाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? लॉर्ड डफरिन के काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और वह थी कांग्रेस की स्थापना, जो कि दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। और जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जैसे कि पहले 1857 में एक विद्रोह हो चुका था, जो कि भारतीयों के मन में असंतोष था और उसी असंतोष का प्रकटीकरण हुआ इस विद्रोह में। तो अंग्रेज चाहते थे कि भविष्य में ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं हो, और इसके लिए वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किए जहाँ पे अगर भारतीयों के मन में असंतोष होगा तो वह आकर यहाँ पे बोले, ठीक है, हम उनका समाधान करेंगे, और फिर कोई असंतोष आगे नहीं होगा और संतोष न होने से विद्रोह की उम्मीद कम हो जाएगी। तो इस उद्देश्य से वो कर रहे थे। तो लग रहा था कि हाँ, हम अपने लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और क्रेडिट दे रहे थे कि हाँ, हमारे कारण ही ऐसा हुआ है, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। लेकिन जैसे ही कांग्रेस में आरंभिक राष्ट्रवादी अपनी विचारधाराओं का मांग करने लगे, अपने अधिकारों का मांग करने लगे, तो महज 2 वर्ष के भीतर ही डफरिन ने कहना स्टार्ट कर दिया कि कांग्रेस का सामाजिक आधार बहुत छोटा है। यह कहकर वह कांग्रेस के महत्व को नकारने लगा। इसमें क्या दिखाई देती है कि इसमें समाजवादी विचारधारा दिखाई देने लगती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का सामाजिक आधार बहुत छोटा था, टिप्पणी कीजिए, तो क्या आप इससे सहमत होंगे? आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? क्या आप इसके पक्ष में लिख देंगे कि हाँ ऐसा था, या क्या इसके विपक्ष में लिख देंगे ऐसा था? नहीं। तो इसकी शुरुआत करनी होगी कि ये जो कथन है वो समाजवादी विचारधारा का है, ठीक है, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर हम अपना तर्क देंगे कि नहीं, कांग्रेस का सामाजिक आधार छोटा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि भविष्य में हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस सब में जमीनी आधार पर लोग शामिल हुए थे। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था, छात्रों ने अपना स्कूल त्याग दिया था, कई सारे पेशेवरों ने अपना पैसा त्याग दिया था। तो ये ऐसा नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से कंक्लूड करना पड़ेगा हमको। तो इसकी समझ के लिए हमें इतिहास लेकर बहुत जरूरी हो जाता है। अब आगे देखिए कि डफरिन ने तो ऐसा कहा, लॉर्ड कर्जन भी कोई कम नहीं था। लॉर्ड कर्जन क्या कहता है कि मेरी भारत में वायसराय रहते अंतिम इच्छा है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण मौत में उसकी सहायता कर सकूं। बताइए कैसा कैसा स्टेटमेंट कह रहे हैं। लॉर्ड मिंटो भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ला दिया, भारत को बांटना चाहता था। तो शुरुआती दौर में भारत के प्रशासकों के रहन सहन, खान पान, गतिविधियों, बोली व्यवहारों में हमें साम्राज्यवादी विचारधारा, नस्लवादी विचारधारा की झलक दिखाई देती है। कालांतर में कुछ लेखकों ने इसे और विकास दिया, जैसे कि हम नाम बोल चुके थे, कूपलैंड और पर्सिवल स्पीयर। तो पर्सिवल स्पीयर की एक बुक है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इस बुक में उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, पैतृक निरंकुशतावाद का सिद्धांत। क्या होता है इसका मतलब? पैतृक निरंकुशतावाद, इसका मतलब होता है
कि जैसे एक पिता के संरक्षण में पुत्र का विकास होता है, उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में भारत का विकास हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार की जो भूमिका थी एक चौकीदार की भांति थी, एक शोषक की भांति नहीं। अतः इस विचारधारा के समर्थक लोग ये कहते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश हैं वो चौकीदार की भूमिका में थे, शोषक के रूप में नहीं थे, ऐसा इनका मानना है। चलिए, ये तो कुछ हद तक सही है। इन्होंने और भी या क्या कहा सो देखते जाइएगा। मतलब इन लेखकों ने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश भारत आए थे उसमें भारत क्या था, राष्ट्र था, अखंड था, नहीं खंडित था, छोटे छोटे भूभागों में बटा हुआ था। ठीक है, और हमने आकर क्या किया कि छोटे छोटे क्षेत्रों को जीता और जीत करके उन्हें एक अखंड भारत में तब्दील किया, और इस प्रकार हमने उसका राजनीतिक एकीकरण किया, हमने प्रशासनिक एकीकरण भी किया, अखिल भारतीय पुलिस सेवा लाए, अखिल भारतीय सिविल सेवा भी लाए, हमने न्यायिक विकास भी किया। क्या किया कि रूल ऑफ लॉ जैसे चीज़ें लाए, हमने आर्थिक एकीकरण किया, संचार की व्यवस्था लाई, क्या लाया, सड़क लाए, रेलवे लाए, तार व्यवस्था लाए, कृषि का भी विकास किए, मुद्रा का भी विकास किए, शिक्षा का भी विकास किए, समाज में सुधार भी किए। जब हमने समाज के हर क्षेत्र में कार्य किया, हर क्षेत्र में सुधार किया, हर क्षेत्र में विकास किया, तब यहाँ के लोगों ने स्वशासन की मांग आरंभ कर दी, और आरंभ कर दी तो हमने उन्हें निराश नहीं किया, हमने उन्हें धीरे धीरे ही सही स्वशासन का अधिकार दिया। 1909 के अधिनियम के जरिए दिया, 1919 के अधिनियम के जरिए दिया, 1935 के अधिनियम के जरिए दिया। ये कहना है परंपरागत समाजवादी धाराओं के लेखकों का। अब हम आगे क्या कहेंगे सो देखिए। हम आगे देखेंगे नवीन समाजवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, पोषक हैं, वे क्या कहते हैं। वे तो इनसे और अधिक रूढ़िवादी हैं, इनसे और अधिक रूढ़िवादी हैं। वे तो यह मानते ही नहीं हैं कि भारत कभी राष्ट्र था। वे कहते हैं कि भारत न तो कभी राष्ट्र था और न ही राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। तो सोचिए, अगर वो भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते हैं तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे मानेंगे। वही हुआ कि वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक सिरे से खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि भारत में तो कोई राष्ट्रीय आंदोलन हुआ ही नहीं। इनमें से जो प्रमुख नाम हैं जो इसके समर्थन करने वाले हैं, उसमें से अनिल सीले हैं, जूडिथ ब्राउन हैं और C.A. गैलहर हैं। देखिए, जूडिथ ब्राउन ने एक पुस्तक लिखी है द राइज ऑफ गांधी, गांधी का उदय। उसमें गांधी के बारे में क्या कहते हैं सुनिएगा। कहते हैं कि गांधी एक कलाकार थे, शक्ति प्राप्त करने के क्षेत्र में चतुर खिलाड़ी थे। जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए और महज 5 वर्षों के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में छीन लिया। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, छीन लिया, स्नैच कर लिया। और इसे छीनने में कई सारे दाव पेच का सहारा लिया। गांधी जी में इतनी प्रतिभा नहीं थी कि वह अपनी योग्यता के बल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में ले सके, इसलिए उन्हें छीन लिया। और तो और वे कहते हैं कि ये जो नेहरू हैं, पटेल हैं, गांधी हैं, वे राजनीतिक दलाल हैं जो कि स्थानीय अभिजात वर्गों के साथ में मिल करके और क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्या आप इन सब बातों से सहमत होंगे? बिल्कुल भी नहीं, सहमत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नवीन समाजवादी विचारधाराओं के लेखकों का है। इसे कैम्ब्रिज विचारक भी कहते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है एक नई विचारधारा उभर करके आई, उसको बोलते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा, जो कि हमारे देश के लेखकों ने इसका विकास किया, हमारे देश के नेताओं ने इसका विकास किया। क्या है राष्ट्रवादी विचारधारा सो देखिए। तो राष्ट्रवादी विचारधारा को भी हम 2 खंड में बांट कर देखेंगे। एक खंड है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा और एक खंड है तार्किक राष्ट्रवादी विचारधारा। जहाँ उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लेखक अधिक
जोर देते हैं भावना पर, वही तार्किक राष्ट्रवादी विचारधारा के लेखक अधिक जोर देते हैं तर्क पर। ठीक है, एक ओर जहाँ उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लेखक क्या करते हैं कि प्राचीन भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसका गुणगान करते हैं। ठीक है, तो दूसरी ओर तार्किक राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लेखक हैं वो ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वरूप को उजागर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में कौन कौन से शामिल है। तो आपको तो नाम पता ही होगा, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इसके अलावे अरविंदो घोष भी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी भी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती भी हैं, वीडी सावरकर भी हैं, केपी जायसवाल भी हैं और कई सारे। ठीक है, तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि समाजवादी इतिहासकार या समाजवादी विचारक जो पैतृक निरंकुशतावाद का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में ही भारत का विकास हुआ है, ठीक है, वह चौकीदार की भूमिका में रहा है, तो इसे नकार देते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा, तो आपके आने के बाद ही भारत में सब कुछ हुआ है, उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके आने से पहले भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उसी गणतांत्रिक व्यवस्था में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर जैन का जन्म हुआ, भारत में स्थानीय स्वशासन भी विद्यमान था। उदाहरण के लिए चोल साम्राज्य, जिसमें हम देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन में कहीं भी केंद्रीय सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कला की बात कीजिएगा, समाज की बात कीजिएगा, साहित्य की, विज्ञान की, गणित की, सब क्षेत्र में हम यूरोपियों से किसी मायने में कम नहीं रहे। ठीक है, गणित में देखिएगा तो ब्रह्मगुप्त, विज्ञान में देखिएगा आर्यभट्ट, खगोल में देखिएगा वराहमिहिर, विज्ञान में नागार्जुन भी है, मेडिकल के क्षेत्र में आप देख लीजिएगा सुश्रुत है, चरक है, कला के क्षेत्र में देखिएगा अजंता, एलोरा, भीमबेटका, किस मायने में आपसे कम। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों को देखो, वेदों में ही समस्त ज्ञान का सार है और इसलिए कहते हैं वेदों की ओर लौटो। उनका कहना है कि हम भारत को आधुनिक बनाएंगे, लेकिन पूर्वी विचारधारा से, पूर्वी ज्ञान के माध्यम से, न कि पश्चिमी ज्ञान के माध्यम से। तो ये जो जोर दे रहे हैं वो किस पर दे रहे हैं? आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जोर दे रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास पर। ठीक है, और इनकी कुछ सीमाएं भी रही हैं। सीमाएं इस मायने में रही है कि इन्होंने मध्यकालीन भारत को छोड़ दिया, केवल प्राचीन भारत का गुणगान किया और मध्यकालीन भारत को इन्होंने छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ पता है, एक परंपरा चली आ रही थी हमारे देश में, अशोक की धम्म नीति, जिसमें क्या था कि सभी अच्छी अच्छी बातें थी, सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति थी, अकबर की सुलह एक कूल नीति, ठीक है, यूनिवर्सल टॉलरेंस पीस था, ठीक है, कि सभी को लेकर चलने, सबका साथ सबका विकास, सुलह एक कूल की नीति, गंगा जमुनी की संस्कृति। इस रीति में क्या है कि ब्रेक लग गया। कैसे ब्रेक लग गया कि उन्होंने प्राचीन भारत का गुणगान तो किया लेकिन मध्यकालीन भारत को छोड़ दिया। इस मुस्लिम समाज अपने आप को पिछड़ा हुआ फील करने लगा। उनको लगा क्या भारत के इतिहास में हमारा कोई योगदान नहीं है, और इस प्रकार से पिछड़ापन जो है उसकी परिणति अंततः आप देखेंगे तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और उससे भी आगे जाकर के पाकिस्तान बन गया। तो उसकी जो बीज है वो यहीं पे देखी जा सकती है कि आपने महिमा मंडन किया तो दोनों का करते, अनजाने में ही सही, जानबूझकर तो नहीं ही किया। ऐसा नहीं कह सकते कि वे मुस्लिम विरोधी थे या कुछ थे, उन्होंने अनजाने, क्योंकि ये भावना पर बल देते हैं, भावना में डूबो कर अधिक से अधिक कर दिए और इसको छोड़ दिए मुस्लिम समाज को, तो ये अलग हो गया और सांप्रदायिकता का बीज रह गया। तो एक सीमा इनकी यहाँ पे देखी जा सकती है। एक सीमा हम देख सकते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखा है, ठीक है, वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में बोल दिया कि 1857 का विद्रोह जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इंडियन नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन हम इसे मान नहीं सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि
अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले, इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। तो राष्ट्रीय कैसे कह सकते हैं इसे? राष्ट्रीय कहना तब होगा जब इसमें सभी वर्ग भाग लेते। आप देखिएगा कि इसमें शिक्षित वर्ग भाग ही नहीं लिया, जमींदार वर्ग भाग ही नहीं लिया, कुछ शासक वर्ग भाग ही नहीं लिया, कुछ जमींदारों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, शासकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, तो कुछ ज़्यादा ही गुणगान कर दिया आवश्यकता से अधिक। तो ये इनकी सीमाएं थी। लेकिन अंततः यह कह सकते हैं कि इन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को उजागर किया और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। दूसरी ओर तार्किक राष्ट्रवादी विचारधारा में देखेंगे कि जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन कौन से हैं। तो आरसी मजूमदार का नाम सुने होंगे, सत्येंद्र नाथ बनर्जी का नाम सुने होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी मजूमदार, ताराचंद और पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया तो गांधी जी के परम भक्त थे, आपको पता ही होगा। अब आगे क्या है सो सुनिए। तो इन लोग क्या कहते हैं? इन लोग, हम बोले कि ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि भारत इंग्लैंड के लिए एक साधन है और इंग्लैंड साध्य है। आप भारत से कच्चा माल ले जाते हैं और कच्चा माल ले जाने के लिए कोई पैसा पे नहीं करते हैं, आप यहीं के पैसा से यहीं का सामान खरीदते हैं, वहाँ ले जाते हैं, फिर निर्मित माल को यहाँ पे लाते हैं और फिर अधिक दामों में मनमाना रेट में बेचते हैं, ठीक है, और फिर पैसा ले जाते हैं। मतलब क्या है कि लागत शून्य है और लाभ, पूछिए मत, लाभ अनंत है और ये जो बोल सकते हैं लागत शून्य है। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना, धन का निष्कासन हो रहा है। धन का निष्कासन से सीधा तात्पर्य है कि धन का निष्कासन हो रहा है, बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा है। धन का निष्कासन होता है तो बदले में कुछ मिलता है ना, आप किसी को धन देते हैं तो बदले में कुछ मिलता है, इंटरटेनमेंट मिले, सामान मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है और धन आप ले जा रहे हैं, धन का निष्कासन सिद्धांत हो गया। तो इन्होंने कहा कि आप भारत को शोषण कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ अंग्रेज की जो नीति थी वो भारत के प्रति नहीं थी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको देख सकते हैं। हम बताते हैं थोड़ा, अमेरिकी क्रांति घटना से संबंधित है। 1750 ईस्वी में ब्रिटिश ने एक कानून लाया था, जब अमेरिका पर उसका कंट्रोल था, अमेरिका उसका उपनिवेश था तब, और उसने कहा कि अमेरिका जो है अपने यहाँ लोहा एवं इस्पात का कारखाना नहीं लगाएगा, वे सिर्फ ब्रिटेन को कच्चा माल निर्यात करेगा और ब्रिटेन से निर्मित सामान को ही अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। तो देख सकते हैं कि ब्रिटिश हमेशा अपना हित साधता है, उसका हित सर्वोपरि है, उपनिवेशों का हित सर्वोपरि नहीं, उसका अपना हित सर्वोपरि है। तो इन्होंने ये बता दिया है क्लियरली कि आप जो हैं वो एक शोषक के रूप में थे और विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ शोषण किया है और शोषण से असंतोष लोगों में व्याप्त हुआ, असंतोष का परिणाम विद्रोह हो गया, राजदावन का विद्रोह, ठीक है, महान विद्रोह, ग्रेट रिवोल्ट। तो ऐसा कहना था राष्ट्रवादी विचारधाराओं का। अब हम मार्क्सवादी विचारधारा पे आते हैं। तो मार्क्सवादी विचारक क्या कहते हैं, कुछ प्रमुख लेखक देख लेते हैं, इसके कौन कौन से हैं। तो आर.पी. दत्त का नाम सुने होंगे। आर.पी. दत्त ने इंडिया टुडे नामक पुस्तक लिखी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, अर्थव्यवस्था का इतिहास ही है इसमें, इंडिया टुडे में। और इनके चाचा हैं आर.सी. दत्त, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो किसी भी भारतीय द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो आर.पी. दत्त का नाम बताएं, ए.आर. देसाई, एस.ए. डांगे, पी.सी. जोशी। एस.ए. डांगे और पी.सी. जोशी जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जो रूस की कम्युनिस्ट जो आंदोलन चल रहा था 1917 में जो आंदोलन हुआ था उससे प्रेरित थे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि ये जो मार्क्सवादी विचारक हैं इनका क्या विचार है। सबसे पहले मार्क्सवादी विचारधारा में होता क्या? तो मार्क्सवादी विचारधारा में मार्क्स के विचारों को आधार बनाकर यहाँ के समाज का, संस्कृति का, राजनीति का, प्रशासन का, न्याय का,
सबका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मार्क्स के विचारों को आधार बनाकर। वही मार्क्सवादी विचारधारा है। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की जो भूमिका रही है वो सकारात्मक भी रही है और नकारात्मक भी रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा एक समाजवादी इतिहासकार कहते हैं कि हमने तो शोषण किया ही नहीं, केवल सुधार ही सुधार किया, विकास ही विकास किया, तो वो भी गलत है। और जैसे कि राष्ट्रवादी कहते हैं कि नहीं, इसने तो कुछ विकास किया ही नहीं, केवल शोषण ही शोषण किया, शोषण ही शोषण किया, तो ये भी गलत है। ये लोग दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। ये कहते हैं कि सकारात्मक भूमिका थी। सकारात्मक कैसे थी? सकारात्मक इस प्रकार में थी कि इन्होंने भारत का एकीकरण किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया। देख रहे हो, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, कृषि का विकास हुआ था, न्याय व्यवस्था का विकास हुआ था, शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ था, धर्म में सुधार हुआ था। जैसे कि विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था, डलहौजी ने भी सड़क, रेलवे, कार लाया था, कर्जे ने भी कृषि का विकास किया था, तो विकास भी किया इन्होंने। लेकिन एक बात यहाँ पे हम बता दें ओपनली कि जो विकास हुआ है वो विकास भी इसलिए हुआ ताकि और बेहतर तरीके से शोषण किया जा सके, ठीक है। उदाहरण के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण ही हुआ। तो कृषि का वाणिज्यीकरण दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्वैच्छिक कृषि का वाणिज्यीकरण और दूसरा होता है बाध्यकृत कृषि का वाणिज्यीकरण। ये जो वाणिज्यीकरण था वो बाध्यकृत था। किसान खुशी में आकर मतलब वाणिज्यीकरण नहीं कर रहे थे, है ना। तो क्या कर रहे थे कि बाध्यकृत होकर उनको अधिक लगान चुकाना पड़ता था, जो कि खाद्यान्न फसलों से संभव नहीं था, तो इसलिए वो कृषि का वाणिज्यीकरण किए। तो अंग्रेजों ने सुधार किया, तो सुधार भी इसलिए किया ताकि और बेहतर तरीके से शोषण किया जा सके। रेलवे का ही विकास किया, तो क्यों किया कि कहीं भी क्रांति हो आसानी से उसका दमन कर देंगे, देश के कोने कोने से कच्चा माल हम ले जाएंगे और देश के कोने कोने तक निर्मित माल को पहुंचा पाएंगे। इसमें उनका अपना उद्देश्य था, अपना हित था, इसलिए उन्होंने किया। सड़क भी इसीलिए किया, तार का भी विकास इसीलिए किया कि हम दमन कर पाएंगे कोई भी विद्रोह और आंदोलन होगा तो इजीली। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, नकारात्मक तो दुनिया जानती है, नकारात्मक हम भी बताते हैं। इंडिया टुडे जो आर.पी. दत्त वाले की पुस्तक है उसमें बताते हैं आर.पी. दत्त कि अंग्रेजों ने 3 फेज में और 3 प्रकार से क्या किया है, शोषण किया है भारत का। पहला फेज 1757 से 1813 का था, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म का फेज। इसमें क्या होता था कि यहाँ के लोगों से सस्ते दामों पर वस्तुएं खरीदते थे और यूरोप में अधिक दाम पर बेचते थे और इस प्रकार मुनाफा कमाते थे। मतलब व्यापारिक कंपनी के रूप में उनकी भूमिका थी। उसके बाद हम देखेंगे कि 1757 से 1813 हो गया और 1813 से 1857 दूसरा फेज। दूसरे फेज में क्या हुआ कि चूँकि आप देखेंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तो हो ही रही थी, 1850 में स्टार्ट हो ही गई थी, और उसके बाद काफ़ी सारी मशीनें वहाँ लग गई, काफ़ी तेज़ी से उत्पादन होने लगा। जब उत्पादन होने लगा तो वहाँ सामान की कमी नहीं रही, सामान के मतलब क्या बोलते हैं, भंडार लग गया, वहाँ पे अंबार लग गया। तो अब उनको सामान की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ से वो सामान खरीदना बंद कर दिए, अब यहाँ से केवल कच्चे माल ले जाते थे, ठीक है, वो भी मनमाना रेट पे, जब मन किया तो दिए, नहीं मन किया तो नहीं दिए, ठीक है। और वहाँ से निर्मित माल लाते थे, फिर महंगा दाम पर बेचते थे। तो ये औद्योगिक पूंजीवाद का काल था, ठीक है। यहाँ से कच्चा माल ले जाना और अधिक से अधिक माल यहाँ बेचना। ये तो क्या दूसरा काल। और तीसरा काल जो था वो है 1857 से 1940 तक का काल, इसको बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद का काल, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। क्या हुआ कि औद्योगिक पूंजीवाद हुआ इंग्लैंड में, तो इससे वहाँ के लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो वो पैसे का निवेश कहाँ करेंगे, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो पैसे का निवेश वो कहाँ किए, यहाँ की सड़क बनाने में, यहाँ के रेलवे बनाने में, ठीक है, और कई सारे क्षेत्रों में किए। और निवेश किए तो उनको लगान इतना अधिक दिया, मतलब ब्याज दर इतना अधिक उनको दिया जाता था कि पूछिए मत, बहुत अधिक, दुनिया में उतना ब्याज दर कहीं नहीं था। तो देखते हैं तीनों शोषण का स्वरूप ही है। ये थे मार्क्सवादी विचारधारा जो कि आर्थिक हितों पर अधिक जोर देते हैं। हम मार्क्सवादी विचारधारा का अगर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए वे कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे वो बुर्जुआवादी नेता थे,
समाज के अपर क्लास के नेता थे। और बुर्जुआवादी नेता कभी नहीं चाहेंगे कि समाज के जो सर्वहारा वर्ग है, निम्न वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, वो इस आंदोलन में भाग ले, क्योंकि इन दोनों का हित है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। अभिजात वर्ग का हित सामान्य वर्ग के हित से अलग है। अगर सामान्य वर्ग शामिल हो जाएगा तो अभिजात वर्ग का हित प्रभावित होगा, इसलिए कहते हुए नहीं चाहते थे कि सामान्य वर्ग शामिल हो। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि जब आरंभिक चरण चल रहा था राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का, जिसमें कि उदारवादी लोग थे, तो वे लोग सामान्य जनता पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो उन्होंने इसे बुर्जुआवादी करार दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो बुर्जुआवादी आंदोलन था। लेकिन बाद के हिसाब से ये कथन उतनी सटीक नहीं बैठती, ठीक है। तो इसकी एक सीमा ये भी रही है कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बुर्जुआवादी कह दिया, ठीक है। और इन्होंने आर्थिक पक्ष पर अधिक जोर दिया, अन्य पक्ष समाज पे, जाति पे, ठीक है, जोर नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा भारत में विद्रोह भी चल रहे थे, तो दो तरह का विद्रोह चल रहे थे। एक विद्रोह चल रहे थे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ये तो सब जानते हैं। और दूसरा विद्रोह चल रहा था स्थानीय अभिजात वर्ग के विरुद्ध, मतलब किसान का जमींदार से, मजदूर का पूंजीपति से चल रहा था विद्रोह। तो इन्होंने इन सब पर जोर नहीं दिया, केवल आर्थिक विकास पर इन्होंने जोर दिया, आर्थिक पक्ष पर जोर दिया कि क्या हुआ। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हैं और समर्थक हैं, विचार हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं उपाश्रित वर्गवादी, जिसको बोलते हैं या निम्न वर्गीय बोलते हैं, या सबाल्टर्न अप्रोच बोलते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि उन लोगों का कहना है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, इतिहास को नीचे से देखो, ऊपर से नहीं। मतलब क्या था कि आज से पहले, मतलब इससे पहले जितने भी विचारधाराएं आई, उसमें लीडर कौन था, आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? समाज के अपर क्लास के लोग। उन्हीं के हितों के अनुरूप उद्देश्य तैयार होता था, कार्यक्रम तैयार होता था, क्रियापद्धति तैयार होती थी, नेतृत्व तैयार होता था, स्थान तैयार होता था, ठीक है, कि क्या किया जाना है, कहाँ किया जाना है। तो इन्होंने कहा कि आप तो उनकी भूमिका को तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए, परिभाषित कर दिए, पर सामान्य वर्ग का क्या? उसका कोई रोल नहीं था, उसका भी रोल था। तो इन्होंने उसको अधिक उजागर किया है। और इस अप्रोच के जो प्रतिपादक हैं वो है डेविड हार्डीमैन, ठीक है। और अन्य जो लेखक हैं उनमें से सबसे प्रमुख तो सुमित सरकार है। उन्होंने आधुनिक भारत नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। ज्ञान पांडे, रंजीत गुहा, ये सब अन्य लेखक हैं जो कि ये कहते हैं, इनका ये कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहा था उसमें दो तरह के संघर्ष चल रहे थे। एक तो कृत्रिम संघर्ष और दूसरा वास्तविक संघर्ष। कृत्रिम संघर्ष ये लोग किसको कहते हैं पता है? गांधी के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में, पटेल के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, इसको उन्होंने कहा कृत्रिम संघर्ष। ये रियल संघर्ष नहीं था, ये वास्तविक संघर्ष नहीं था, वो था कृत्रिम संघर्ष, बनावटी संघर्ष। रियल संघर्ष था जो कि समाज के निचले तबके के लोग कर रहे थे, आदिवासी लोग, जनजातीय लोग, महिला लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, इन सब का आंदोलन रियल था, ऐसा कहते हैं। तो